आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सोलर प्लांट से हमारी जो बिजली होती है वो कैसे बनती है। आखिर में सोलर प्लांट का बेसिक से उसको कैसे हम जानेंगे। अगर हम जानना चाहते हैं सोलर प्लांट कैसे रियल में वर्क करता है और इसमें क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग का कमेंट आ रहा था, काफ़ी लोग का मैसेज आ रहा था कि सोलर फील्ड में काम करना चाहते हैं, सोलर फील्ड में आना चाहते हैं। तो भाई सिंपल सी बात, अगर आपको सोलर फील्ड में काम करना तो आपको सोलर की चीज़ों को पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल फ्रेशर को, ठीक है फ्रेशर को तो हम लेते हैं लेकिन उसको भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए ये सब चीज़ें, कि सोलर मॉड्यूल क्या होता है, सोलर सेल क्या होता है, सोलर सेल वास्तव में कैसा दिखता है, वो किस मटेरियल से बना होता है, ए टू जेड। तो हम आज ए टू जेड सारी चीज़ों को बताने वाले इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर आप वीडियो को एक एक मिनट को अगर स्किप ना करें, एक एक मिनट को अगर ध्यान से देखें, तो शायद आने वाले टाइम में आप जॉब को गेन कर सकते हैं सोलर फील्ड में, और सोलर फील्ड में आप आसानी से काम कर सकते हैं और वास्तव में आप जान सकते हैं सोलर पैनल क्यों रिक्वायर्ड है आने वाले टाइम में, 10 साल 20 साल 30 साल में क्या इसका स्कोप रहने वाला है, इसका स्कोप अभी कैसा है, और इसको हम अपने घर पे भी लगवाना चाहें तो क्यों लगवाएं, कौन सा मॉड्यूल यूज करें इसमें, इससे कैसे बिजली पैदा होती है, इसमें क्या क्या लॉस होते हैं, ये कैसे कनेक्टेड होता है, वो सारी चीज़ें, सारी डाउट आपको इस वीडियो के अंत तक क्लियर हो जाएगी। अगर हमें बेसिक से सोलर को समझना है, सोलर सिस्टम को बेसिक से हमें समझना है, हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको हमें जीरो से ही सीखना पड़ेगा। तो बेसिक्स हम समझने के लिए सबसे पहले जो होता है हमारा मॉड्यूल्स होता है, सोलर मॉड्यूल होता है, सोलर पैनल होता है। अब सोलर मॉड्यूल क्या होता है, कैसे बनता है, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो सोलर मॉड्यूल्स हमारे होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट तो हमारा मोनोक्रिस्टलाइन, सेकंड हमारा पॉलीक्रिस्टलाइन, थर्ड हमारा थिन फिल्म क्रिस्टलाइन, जो कि अभी करंट में मोनोक्रिस्टलाइन ज़्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि इसका क्या होता है कि पॉलीक्रिस्टलाइन के कंपेयर में ज़्यादा एफिशिएंसी इसकी होती है, बट ये थोड़ा कॉस्टली होता है। इनिशियल कॉस्ट इसका हाई होता है, बट इसका एफिशिएंसी और इसका जनरेशन एज कंपेयर टू पोलोक्रिस्टलाइन बेटर होता है, जो कि अभी आप लोग को दिख रहा होगा पीछे मॉड्यूल, ये हमारा मोनोक्रिस्टलाइन ही है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मॉड्यूल बनता कैसे है, मॉड्यूल किस टाइप का होता है। तो इसमें ये हमारा जो मॉड्यूल है मोनोक्रिस्टलाइन मॉड्यूल है और 570 वाट का मॉड्यूल है, जो कि बाईफेशियल मॉड्यूल है। ये बैक साइड से भी जनरेशन देता है और फ्रंट साइड से भी जनरेशन देता है। इसके इसमें दो अप साइड में ग्लास होते हैं और दो बैक साइड में ग्लास होते हैं। ऊपर वाला ग्लास होता है ना, वो उसका क्या काम होता है, उसका ये काम होता है कि जो हमारी सन से रेडिएशन आ रही है ना, वो सन से रेडिएशन में 5% रेडिएशन को ही ये रिफ्लेक्ट करता है, बाकी 95% रेडिएशन को ये ऑब्जर्व कर लेता है। उसका यही काम होता है। अगर वो हमारा ग्लास ना हो ना और डायरेक्ट हमारा सिलिकॉन पे रेडिएशन आए ना, तो ये 50% रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ग्लास हमारा इसीलिए यूज होता है, कि इसीलिए कोटिंग बनाया जाता है इसको, कि वो रेडिएशन को 95% रेडिएशन को ऑब्जर्व कर ले। उसके बाद से जो हमारा सेकेंड ग्लास यूज होता है वो इनकैप्सुलेंट यूज होता है। इनकैप्सुलेंट ग्लास उसको बोलते हैं, जिसका काम क्या होता है कि अगर रेनी सीजन में या फिर विंटर सीजन में, मतलब कुछ भी मॉइस्चर या वाटर इंग्रेस वगैरह जो भी होता है उसको ये अंदर ना जाना, उससे प्रोटेक्ट करना, ये होता है। सेम एज इट इज बैक साइड में होता है, क्योंकि ये बाईफेशियल मॉड्यूल है, तो सेम एज इट इज बैक साइड में भी ऐसा इसी टाइप में होता है। अभी ये जो आप लोग को दिख रहा होगा साइड में, चारों साइड ये जो व्हाइट कलर में, ये हम इसके फ्रेम होते हैं, जो कि ये एल्युमिनियम का फ्रेम होता है। क्योंकि भाई अगर ये मॉड्यूल हमारा है पूरा ग्लास का, सेमीकंडक्टर मटेरियल का, तो उसको मजबूती के लिए, उसको स्टेबल के लिए, फिक्स करने के लिए फ्रेम की भी जरूरत हमें होती है। तो ये जो कि होता है वो फ्रेम होता है। ये हमारा जो मॉड्यूल है वो हाफ कट सेल मॉड्यूल है, जो कि अभी ये लाइन आपको दिख रही होगी ना, लाइन से नीचे का, लाइन से ऊपर का हाफ हाफ कट सेल मॉड्यूल का बना हुआ है। जैसे लाइन से नीचे का हाफ कट सेल है, लाइन के ऊपर का हाफ कट सेल है। अभी जैसे न्यू जो मॉड्यूल आ रहा है ना, वो हाफ कट सेल मॉड्यूल ही आ रहा है। जैसे पुराने मॉड्यूल्स जो गए थे वो हाफ कट सेल नहीं थे, तो उसमें क्या था, टेम्परेचर का इशू आता था, उसमें लॉसेस ज्यादा होते थे। लेकिन अभी हाफ कट सेल में लॉसेस कम होते। उसका कैसे होता है वो हम आपको बताएंगे, जो कि आप लोग पढ़े भी होंगे, I²R। अगर जितना हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही हमारी लॉसेस बढ़ेगी।
अगर जितना करंट बढ़ेगा उतना ही लॉसेस बढ़ेगी। तो वो सब सारी चीजें हम एक बार आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम ये बेसिक चीजें को सीख लेते हैं। तो जो हमारे ये सेल है, एक हाफ सेल की जो हमारी अभी यहाँ पे रेटिंग है ना 0.29 वोल्ट समथिंग है। अगर ऐसे ही हमारा टोटल पूरे मॉड्यूल में 72 हाफ सेल है, 72 ऊपर हाफ सेल है, यानी दोनों मिलाकर के हमारे हो गए 144 हाफ सेल। अब जो कि हम पढ़े भी हैं, यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ, एकता में बल होती है, तो सेम ऐसे ही ये भी है। अगर सेल है, मल्टीपल सेल मिल करके एक मॉड्यूल को रेडी कर रहे हैं, एक हमारा सोलर मॉड्यूल को रेडी कर रहे हैं। ये जो भी सेल है हमारे ना, वो सारे सीरीज में कनेक्टेड है। अगर हमारा 0.29 वोल्ट के एक सेल है इंटू 144 कर देंगे तो लगभग लगभग हमारा ये 42 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब कि जो हमारी मॉड्यूल की ये वोल्टेज है ना, वो 42 पॉइंट समथिंग है, इतना इसकी वोल्टेज है। तो ये इतने इतने वोल्ट मिल करके एक इतना बड़ा वोल्टेज बढ़ा दिया। और इसकी जो करंट है ना, वो 13 पॉइंट कुछ है। अभी सोलर मॉड्यूल का जो कंस्ट्रक्शन है, उसकी डिजाइनिंग, वो तो हम समझ लिए। अभी हम देखेंगे जो हमारी बिजली होती है वो कैसे पैदा होती है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जो हमारे सोलर मॉड्यूल, तो वो सूर्य की रोशनी से ही बिजली को जनरेट करते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। तो जो हमारी सन से जो लाइट आती है ना, उसमें प्रोटॉन एनर्जी होते हैं। उसमें जो सन से हमारी रेडिएशन आती है, लाइट आती है, रोशनी आती है, उसमें प्रोटॉन एनर्जी होते हैं। और जब वो प्रोटॉन एनर्जी हमारे मॉड्यूल सेल्स पे गिरते हैं, तो हमारे जो मॉड्यूल में दो लेयर होती है, मॉड्यूल जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल के बनी होती है, और इसमें दो लेयर होती है, पी टाइप और एन टाइप। और जो पी टाइप और एन टाइप पे जो हमारे सोलर का रेडिएशन आता है, सूर्य का रेडिएशन, तो इसमें पीएन जंक्शन होते हैं। पीएन जंक्शन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में फ्लो करने की कोशिश करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में फ्लो करने के फोर्स डालते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि हमारा एन टाइप से पी टाइप की तरफ फ्लो होने का कोशिश करता है। और इसी प्रोसेस को हम फोटोवोल्टिक इफेक्ट बोलते हैं, और इसी प्रोसेस से हमारी करंट जनरेट होती है। अब ये पीएन जंक्शन क्या होता है उसको हम देखेंगे। अब ये जो आपको दिख रहा होगा बैक साइड में, ये हमारे पीएन जंक्शन है। यहीं पे सारी करंट आती है और यहीं से डिलीवर्ड होती है स्ट्रिंग में। ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है टर्मिनल। अब यहाँ से अब हमारे क्या होते हैं मॉड्यूल प्लांट में कैसे, क्योंकि एक मॉड्यूल का हमारा 42.29 वोल्ट हमारा आता है। अब ऐसे ही मल्टीपल मॉड्यूल मिल करके एक हमारे स्ट्रिंग बनते हैं। अब मल्टीपल मॉड्यूल जो होते हैं वो हमारे सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक मॉड्यूल का हमारा निगेटिव जो केबल है ना, वो दूसरे मॉड्यूल के हमारे पॉजिटिव से जाके कनेक्ट हो रहा है। सेम हमारे एक मॉड्यूल का पॉजिटिव केबल वो दूसरे मॉड्यूल के हमारे नेगेटिव से जाकर के कनेक्ट हो रहा है। सेम ऐसे ही सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। और जो कि हमारे प्लांट में अभी जो हमारी एक स्ट्रिंग है ना, वो हमारी 28 मॉड्यूल की एक स्ट्रिंग है। वो डिपेंड करता है हमारा जो मॉड्यूल का वोल्टेज है उस पर, और सिस्टम वोल्टेज क्या है, जो कि हमारा यहाँ पे अभी 1500 सिस्टम वोल्टेज है। अब जो कि हमारा स्ट्रिंग है ना, वो 1500 के बीच में ही उसकी वोल्टेज होनी चाहिए। उससे कम हो सकती है लेकिन उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी जैसे हम आपको बताएंगे, एक बार कैलकुलेशन हम करेंगे और देखेंगे। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो हमारी मॉड्यूल की वोल्टेज होती है उसको हम देख लेते हैं। 42.29 होती है। अब जो कि हमारे एक स्ट्रिंग में 28 मॉड्यूल लगे हैं, इंटू 28 हम मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 1184 हमारा वोल्टेज बन रहा है। तो जो कि आप जानते होंगे ये वोल्टेज थोड़ा अप भी हो सकता है, वोल्टेज ये डाउन भी हो सकता है। और दूसरी चीज, जो हमारे सीरीज में स्ट्रिंग मॉड्यूल कनेक्टेड होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा करंट होता है वो इक्वल होता है और वोल्टेज हमारा चेंज होता रहता है, इसीलिए हमारे सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पे जो कि हमारा करंट रहेगा वो हमारा इक्वल रहेगा। अगर हमारा 13 एम्पियर करंट चल रहा है तो 13 एम्पियर सारे मॉड्यूल में इक्वल करंट रहेगा। तो अभी हमें यहाँ तक समझे कि हमारी वोल्टेज जो होती है, जो सीरीज में कनेक्शन होता है उसकी करंट सेम होती है, वोल्टेज हमारा चेंज होता रहता है। उसके बाद अभी हम स्ट्रिंग तो समझ गए,
और हाँ, एक चीज और बताना है कि जो एक केबल होते हैं ना, वो डिपेंड ऑन हमारा सिस्टम वोल्टेज। अगर हमारा 1500 सिस्टम वोल्टेज है, यानी 1500 हमारा सिस्टम वोल्टेज है, वहाँ पे 6 स्क्वायर mm की केबल यूज करते हैं। अगर हमारा जहाँ पे 800 वोल्टेज होता है, सिस्टम वोल्टेज 1000 वोल्ट होता है, तो वहाँ पे हम 4 स्क्वायर mm केबल यूज करते हैं, क्योंकि केबल का भी रेजिस्टेंस होता है। अननेसेसरी केबल हाई क्वालिटी का हम यूज कर लेंगे उसकी, तो फिर उसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, फिर वो मतलब नहीं है, कोई कॉस्ट लॉस होगा और साथ में एफिशिएंसी भी हमारा डाउन हो जाएगा। तो वहाँ पे 4 स्क्वायर mm की केबल होती है, लेकिन यहाँ पे हमारा 6 स्क्वायर mm की केबल है सोलर सेल, जो कि एक कॉपर की केबल है। और एक चीज और आपको बता दें कि जो हमारा मॉड्यूल है ना, वो जिंको का मॉड्यूल है, जो कि चाइनीज कंपनी है, बट ये टॉप फर्स्ट में ही नंबर इसकी आती है। बहुत ही फेमस और बहुत ही यूज होने वाली मॉड्यूल है, इसकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है। उसके बाद अभी स्ट्रिंग तो हम समझ गए, मॉड्यूल माउंट होते हैं, वो किस पे माउंट होते हैं उसको हम देखेंगे। अभी ये जो पूरे मॉड्यूल हमारे माउंट है ना, उसको हम बोलते हैं एमएमएस, मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक तो हमारे ट्रैकिंग सिस्टम होते हैं, मतलब कि मूवमेंट करते हैं सिंगल एक्सेस पे, डबल एक्सेस पे। और एक हमारे फिक्स होते हैं। फिक्स में क्या होता है कि परमानेंट फिक्स होते हैं, उसको मूवमेंट नहीं कर सकते। अगर हमारा 45 डिग्री पे वो फिक्स है, तो 45 डिग्री पे वो फिक्स रहेगा हमेशा। और जो ट्रैकिंग वाले होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, सूरज की रोशनी के हिसाब से, सनलाइट के हिसाब से वो ट्रैक करते रहते हैं उसको, और वो मूवमेंट करते रहते हैं, जिससे क्या होता है 20 से 25% हमारी जो एफिशिएंसी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो इसमें अभी ये जो मॉड्यूल माउंटिंग है ना, इसको हम बोलते हैं पायलिंग। ये इसका पायलिंग है, जो आपको ये आयरन की मटेरियल देख रहे हो, ये पायलिंग है। उसके बाद इस पे जो ये लगा है ना, इसको हम बोलते हैं टॉर्क ट्यूब, टॉर्क को मेंटेन करता है। उसके बाद से ये जो लगा है, इसको हम बोलते हैं सपोर्टिंग चैनल। ये सपोर्टिंग चैनल होता है, जो कि इसी पे मॉड्यूल हमारा माउंट होता है। और ये जो होता है सपोर्टिंग चैनल, वो टॉर्क ट्यूब पे हमारा माउंट होता है। क्योंकि ये रोटेट होने वाली है, वो तो इसका थोड़ा ज्यादा वेट भी नहीं है, हल्का ही वेट है, पर ये रोटेट होती रहती है। ये मतलब कि सिंगल एक्सेस पे ही रोटेट होती है, डबल एक्सेस पे रोटेट नहीं होती है। डबल एक्सेस भी वाले मॉड्यूल स्ट्रक्चर यूज होता है, लेकिन वो कम यूज होता है, सिंगल एक्सेस ही ज्यादा यूज होता है। ये मैक्सिमम जो बाईफेशियल मॉड्यूल होते हैं उसके लिए यूज होता है। बाईफेशियल कहाँ यूज होते हैं और बाईफेशियल का क्या काम होता है? बाईफेशियल का एक काम होता है कि जो सैंड से या जो जमीन के सरफेस से जो हमारी रेडिएशन आती है ना, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के जो हमारे ऊपर जाती है, उस रेडिएशन से भी हमारी सोलर मॉड्यूल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। यानी बैक साइड से भी जनरेट करते हैं और फ्रंट साइड से भी जनरेट करते हैं। ये मैक्सिमम यूज वहां पे होता है जहां पे रेतीला एरिया हो, सैंड हो, डेजर्ट एरिया हो, वहां पे। जैसे अभी आपको दिख रहा होगा, ये हमारी पूरी डेजर्ट एरिया है, सैंड है, तो यहाँ में इतनी गर्मी होती है इसमें, रेत में, कि यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होकर एनर्जी जाती है, उससे भी बिजली पैदा होती है। या फिर बोले तो पथरीले एरिया पे, स्टोन एरिया पे भी ये यूज होता है। तो इसका ये होता है। उसके बाद हम समझेंगे, अभी स्ट्रिंग तो हम समझ गए। उसके बाद हमारा होता है सोलर एरे। अब एरे क्या होता है, क्योंकि बहुत जगह हम सुनते हैं सोलर एरे। तो सोलर एरे क्या होता है, ये मल्टीपल स्ट्रिंग मिल करके सोलर एरे बनता है। मल्टीपल स्ट्रिंग मिलकर, जो कि ये पैरेलल में कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है मल्टीपल एरे मिलके। और उसके बाद से हम सोलर पार्क बोलते हैं। सोलर पार्क, सोलर पार्क क्या होता है उसको भी हम समझेंगे। सोलर पार्क ये होता है कि जैसे मल्टीपल जो हमारे एरे है ना मिल करके, वही सोलर पार्क बनते हैं। जो कि हम सुनते हैं कि 100 मेगावाट का सोलर पार्क, 1 गीगावाट का सोलर पार्क, 5 गीगावाट का सोलर पार्क, 15 गीगावाट का सोलर पार्क, जो कि हमारे इंडिया में खावड़ा में भी बन रहा है सोलर पार्क। बड़े बड़े लार्ज स्केल में सोलर पार्क बन रहा है, तो उसको हम सोलर पार्क बोलते हैं। वहां पे क्या होती है, हाई लेवल की करंट जनरेट होती है, हाई लेवल की विद्युत पैदा होती है। उसके बाद से अभी हम देखेंगे जो हमारी स्ट्रिंग हो कहाँ पे जाके कनेक्ट होती है। अभी स्ट्रिंग लेवल तक तो हम देख लिए, अभी स्ट्रिंग आकर के हमारी एससीबी में कनेक्ट होती है, मल्टीपल स्ट्रिंग। अब यहाँ पे स्ट्रिंग हमारी कैसे कनेक्ट होती है, वहां तक तो हमारी स्ट्रिंग तक तो अभी सीरीज चल रहा था। अब सारी स्ट्रिंग आकर के यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। अब डीसीबी में कैसे कनेक्ट होती है उसको हम देखेंगे। अभी हमारी सारी स्ट्रिंग आकर के यहाँ पे एक जगह कंबाइन होती है, यहाँ पे कंबाइन होती है, जिसको हम बोलते हैं डीसीबी, डिस्कनेक्टिंग सर्किट ब्रेकर, या फिर हम डोमेस्टिक में इंडिया में बोलते हैं उसको एससीबी, स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स। अब यहाँ पे क्या होता है
कि सारी स्ट्रिंग आती है और यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट हो जाती है। अब पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में ये होता है कि हमारा वोल्टेज जो होता है ना वो सेम रहता है और करंट हमारा चेंज होता रहता है। जैसे कि एक बार हम कैलकुलेशन से आप लोग को समझाएंगे। अगर हमारी एक स्ट्रिंग की जो करंट है 13.48 एम्पियर है और टोटल हमारी 18 स्ट्रिंग इसमें कनेक्टेड है, 18 स्ट्रिंग हमारी इसमें कनेक्टेड है, 13.48 एम्पियर इंटू 18 यानी 242 एम्पियर हमारा लगभग हो गया। यानी यहाँ पे हमारी 242 एम्पियर हो जा रही है और वोल्टेज हमने जो बताया था 1100 कुछ या 1200 1300 जो भी है वो चेंज होता रहता है। वोल्टेज यहाँ पे हमारा आकर के सेम हो जाता है, यहाँ से वोल्टेज हमारा सेम होता है और हमारी करंट चेंज होकर के मतलब चेंज होती रहती है। जितना जैसे करंट जोन से स्ट्रिंग से जितना, अगर सपोर्टेड एक स्ट्रिंग से हमारा 12 एम्पियर करंट जनरेट हो रहा है, एक स्ट्रिंग से हमारा 13 एम्पियर करंट जनरेट हो रहा है, एक स्ट्रिंग से हमारा 10 एम्पियर करंट जनरेट होता है, तो सारा आ करके यहाँ पे कंबाइनर बॉक्स पे ऐड होता है। और ऐड होने के बाद जो हमारी मेन है डीसीबी केबल है ना, डीसी केबल, यहाँ से होकर के अंडरग्राउंड हमारे इन्वर्टर पे जाता है। इन्वर्टर से पहले पहले का जो सेक्शन होता है ना वो हमारा पूरी डीसी सेक्शन होता है और उसके बाद इन्वर्टर के बाद का सेक्शन होता है वो हमारा एसी हो जाता है। उसको भी हम समझेंगे अच्छी तरीके से, पहले इसको हम देखते हैं। अभी हमारा डीसीबी ओपन हो चुका है। अभी एक्चुअली क्या है, शाम का टाइम है लेकिन फिर भी करंट यहाँ पे लाइव है तो थोड़ा हम डिस्टेंस को मेंटेन करके ही बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें जो हमारी स्ट्रिंग केबल है ना वो MC3 कनेक्टर के थ्रू अंदर जा रही है और पैरेलल में यहाँ पे कनेक्ट हो रही है जो कि फ्यूज होल्डर में। अभी यहाँ पे 30 एम्पियर की फ्यूज है जो कि इनपुट साइड में हमारी स्ट्रिंग केबल कनेक्ट हो रही है और वापस आउटपुट साइड केबल निकल करके हमारे ब्रेकर से जाके कनेक्ट हो रहा है। सेम ऐसे ही हमारे पॉजिटिव साइड का भी है। पॉजिटिव में क्या हो रहा है, सेम एज इट इज ऐसे ही हो रहा है कि केबल हमारी आ रही है और वापस जा करके इनपुट साइड से कनेक्ट हो रही है फ्यूज होल्डर में, आउटपुट वाली केबल निकल करके हमारे डीसीबी में जाके ब्रेकर में कनेक्ट हो रही है। उसके बाद से हमारा ये डीसीबी है, मतलब ब्रेकर है, बोले तो एबीबी का ये ब्रेकर है और ये ब्रेकर के थ्रू हमारे डीसी केबल इनपुट साइड में हमारे बस बार कनेक्ट है, आउटपुट साइड में इसके 400 स्क्वायर mm की केबल कनेक्ट है जो कि एक पॉजिटिव केबल है, एक नेगेटिव केबल है, डीसी केबल। उसके बाद से इसमें आपको रेड कलर का जो दिख रहा होगा इसको हम बोलते हैं सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। उसके बाद से एक और डिस्प्ले आपको साइड में दिख रहा होगा जो कि लॉन्ग मैक्स का है। ये हमारा क्या है, मॉनिटरिंग कार्ड है, मॉनिटरिंग डिस्प्ले जो कि करंट को, वोल्टेज हमारा क्या चल रहा है, करंट क्या चल रहा है, बस वोल्टेज क्या चल रहा है, वो सब सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग करता है और इस कार्डा को सेंड करता है कमांड। ये चीज़ें होती है। उसके बाद से अर्थिंग केबल इधर लगी हुई है और ये हमारे जो डीसी केबल है जो कि मेन डीसी केबल 400 स्क्वायर mm का, उसका आर्मेड है जो प्रॉपर सही तरीके से ग्राउंडिंग है, ये सब देख रही है। उसके बाद से बगल में आपको यहाँ पे टीवी दिख रही होगी, ये सारी चीजें डीसीबी में इतना ही होता है। उसके बाद से अभी हम देखेंगे कि यहाँ से जो केबल हमारी जा रही है ना वो इन्वर्टर पे कैसे जा रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया अभी यहाँ पे हमारा करंट जो है वो चेंज होता रहता है और वोल्टेज हमारे यहाँ पे सेम हो जाता है। करंट हमारा लगभग 242 एम्पियर फ्लो हो रही है और हमारा वोल्टेज जो है वो इक्वल है, मतलब कि 1200-1250 वोल्ट के अप्रोक्स है, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन नहीं होता, वोल्टेज हमारा सेम रहता है और करंट हमारा चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। अभी यहाँ से हमारी जो डीसी केबल है वो हमारा अंडरग्राउंड इन्वर्टर पे जा रही है, इन्वर्टर पे इनपुट साइड में जा रही है। अब उसको हम देखेंगे कैसे जा रही है, कैसे वो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है, उसके बाद से आगे का उसका क्या प्रोसेस होता है उसको हम सही तरीके से समझेंगे। अभी हम जो है इन्वर्टर सेक्शन पे आ चुके हैं जो कि हमारा ये ITS है, इन्वर्टर ट्रांसफार्मर स्टेशन है। यहाँ पे हमारे इन्वर्टर भी लगे हैं, IDT भी है जो कि IDT यानी इन्वर्टर ड्यू टू ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर भी हमारा है और RMU भी है। ये तीनों चीज़ यहाँ पे हमारा कंबाइल है तीनों। तो अभी इस चीज़ों को हम समझेंगे, क्योंकि इन्वर्टर से आप लोग को आता होगा कि घरों में जो हमारी बिजली होती है, बैटरी से हमारी इन्वर्टर उसको क्या करता है, DC से AC में कन्वर्ट करता है और उसको अपने घरों की सप्लाई के लिए यूज करने के लिए आगे। सेम ऐसे ही हमारा इन्वर्टर भी होता है। हालांकि यहाँ पे भी हम DC से AC में कन्वर्ट करते हैं,
लेकिन उसके आगे हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं उसको स्टेप अप करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमको ट्रांसफार्मर, अगर हम चाहें तो इन्वर्टर से ही स्टेप अप कर सकते हैं, और उसके लिए हमें काफ़ी कॉस्ट इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, काफ़ी पैसे लग जाएंगे, जो कि उससे हमारा अच्छा आईडीटी में हो जाता है, क्योंकि इन्वर्टर हमें बहुत हाई कैपेसिटी के यूज करने पड़ेंगे। इन्वर्टर का जो कॉस्ट है बहुत हाई हो जाता है, तो इसीलिए हम इन्वर्टर के बाद आईडीटी लगाते हैं, आईडीटी उसको स्टेप अप करता है। तो अभी हम सारी चीज़ों को देखेंगे कि डीसी से, अभी इन्वर्टर से पहले पहले जो इनपुट साइड की केबल है ना वो हमारी डीसी है, उसके बाद से इन्वर्टर के बाद से जो हमारा सेक्शन आएगा ना वो हमारा एसी सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम देखेंगे जो हमारी डीसीबी से केबल आ रही है वो डीसीबी से केबल कैसे यहाँ के आके कनेक्ट हो रही है, तो उसको हम समझेंगे। अभी यहाँ पे जो एक केबल दिख रही है 400 स्क्वायर mm की, वो मल्टीपल डीसीबी से आ रही है, जो कि यहाँ पे हमारे एक इन्वर्टर में 12 डीसीबी से आकर के केबल कनेक्ट है। यानी हमारे एक पॉजिटिव सेक्शन है और एक नेगेटिव सेक्शन है, मतलब कि जो बैक साइड वाला है वो नेगेटिव है और जो फ्रंट साइड वाला है वो हमारा पॉजिटिव है। ऐसे ही 6 डीसीबी का इधर कनेक्ट है, 6 डीसीबी का उधर कनेक्ट है। यहाँ तक तो हमारा डीसी है, उसके बाद से इन्वर्टर में जा रही है, इन्वर्टर उसका अपना प्रोसेस करने के बाद उसको एसी में कन्वर्ट कर रहा है। इन्वर्टर का ये फ्रंट सेक्शन है, जो कि हमारा इन्वर्टर है वो सीलिंग का इन्वर्टर है। इसकी कैपेसिटी जो है हमारी 3.25 मेगावाट की कैपेसिटी है एक इन्वर्टर की। तो ये चीज़ है। अभी इसको हम देखेंगे एसी डीसी से एसी में कन्वर्ट होकर के कहाँ से कैसे जाता है केबल। अभी हमारे इन्वर्टर डीसी से इसको एसी में पूरा अपना प्रोसेस करने के बाद, उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो सब कंप्लीट करने के बाद उसको एसी में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि यहाँ पे आपको जो दिख रही है ना ये बस बार के थ्रू एसी में जा रही है। और यहाँ से ये हमारा जो है ट्रांसफार्मर सेक्शन है, ये ट्रांसफार्मर के एलवी साइड में जा रही है। एलवी साइड से इसको ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, ट्रांसफार्मर का काम यही होता है कि वोल्टेज को स्टेप अप करना और वोल्टेज को स्टेप डाउन करना, स्टेप अप करके उससे आगे भेजना और स्टेप अप डाउन करके उसको आगे डिलीवर करना, इसका यही काम होता है। ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, जो इसकी एलवी साइड में आ रही है ना वो 660 वोल्ट आ रही है, और इसको ट्रांसफार्मर 660 वोल्ट को स्टेप अप करके 33 केवी में कन्वर्ट कर रहा है, यानी 33,000 वोल्ट में इसको कन्वर्ट कर रहा है। 660 वोल्ट को स्टेप अप करके 33,000 वोल्टेज में यानी 33 केवी में कन्वर्ट कर रहा है। अब 30 टीबी में कन्वर्ट करने के बाद एचबी साइड में जो हमारी वोल्टेज आ रही है ना वो 33 केवी आ रही है। अब 33 केवी यहाँ से आने के बाद ये हमारे आरएमओ को चला जाता है। अब ये जो केबल आपको दिख रही होगी ना आरएमओ को जा रही है। अब आरएमओ पे कैसा प्रोसेस होता है, आरएमओ कैसे काम करता है उसको हम देखेंगे अच्छी तरीके से। अभी हम आरएमओ के फ्रंट साइड में खड़े हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आरएमओ, जिसका हम फुल फॉर्म क्या बोलते हैं, रिंग मेन यूनिट, जो कि ये रिंग टाइप में ही कनेक्ट होता है। इसका काम क्या होता है, एक तरह से एसटी पैनल की तरह होता है। कुछ अबनॉर्मल वोल्टेज, अबनॉर्मल करंट या कुछ फॉल्ट आता है तो उसको क्या करता है, ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है, उसको सर्किट को हमारे ब्रेक कर देता है, सर्किट को ट्रिप कर देता है। इसका यही काम होता है, ये एक तरह से ब्रेकर की तरह यूज होता है। फॉल्ट को मॉनिटर करता है, अगर कुछ ऐसे अबनॉर्मल आता है, कुछ फॉल्ट आता है, ग्राउंड फॉल्ट, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, अबनॉर्मल कुछ भी होता है उसको ट्रिप कर देता है सर्किट को, यानी हमारे सर्किट को हेल्थी बनाने की कोशिश करता है, हेल्थी बना के रखता है। इसका ये काम होता है। इसमें क्या होता है, ये जो हमारा रिले लगे होते हैं, जो कि न्यूमेरिकल रिले होते हैं, जो कि यही सारे चीजों को मॉनिटर करते हैं और मॉनिटर करके हमारे स्काडा को भेजते हैं कि क्या अभी करंट में हमारा आरएमओ में क्या चल रहा है, वोल्टेज अभी क्या चल रहा है, करंट क्या चल रहा है, पावर फैक्टर क्या चल रहा है, ए टू जेड सारी चीजों को ये मॉनिटर करके हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद से यहाँ पे आपको देख रहे होंगे इसमें सीटी पीटी सब कुछ लगे रहते हैं, ब्रेकर वगैरह भी हमारे होते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे इस सेक्शन में हमारा केबल कनेक्ट है जो कि ट्रांसफार्मर से आ रही है। उसके बाद से ये खुद का इसका सेक्शन है, उसके बाद से यहाँ से हमारा इस सेक्शन में आ रहा है और इस सेक्शन से हमारा स्विच गियर में चला जा रहा है, जो कि यहाँ से हमारी पावर स्विच गियर को डिलीवर्ड हो जा रही है, जो कि हमारे एमसीआर में होता है स्विच गियर रूम, एमबी स्विच गियर रूम, जो कि वहाँ पे सारी ब्लॉकों से हमारी केबल, सारी आईडीटी से हमारी केबल आती है, सारी आईडीटी से पावर आकर के वहाँ पे इकट्ठा होता है बस बार पे। अभी हम उसको देखेंगे कि हमारा स्विच गियर रूम कैसे होता है, कैसे कनेक्ट होता है, वहाँ से पावर कैसे आगे स्टेप अप हो जाती है, वहाँ से हम ग्रिड को पावर कैसे ट्रांसफर करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे एक बार। अभी हम स्विच गियर रूम में आ चुके हैं,
जो कि यहाँ से हमारी सारी आरएमयू से, आईडीटी से होकर के आरएमयू, आरएमयू से हमारी सारी केबलें इधर सोलर फीडर आ रही है, जो कि सोलर फीडर के थ्रू, जो कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट पैनल है। ये हमारा जो पैनल है वो कैपेसिटर पैनल, जो कि कैपेसिटर बैंक हम अभी देखेंगे आगे चल के वीडियो में, कैपेसिटर बैंक को जा रही है। ऐसे ही हमारा ट्रांसफार्मर इनकमर 2 है, ऐसे ही हमारा फीडर एसएसटी है जो कि ऑक्सिलरी ट्रैफो, ऐसे ही हमारा एसबीजी फीडर है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फीडर है, सोलर फीडर है, जो कि हमारा यहाँ पे अलग अलग ब्लॉकों से फीडर से पावर आ रही है। यहाँ से कॉमन बस बार पे आती है और इनकमर 1 सेक्शन में इनकमर 1 पे आती है, इनकमर 2 सेक्शन में इनकमर 2 की आती है। जो जो फीडर जिसमें कनेक्टेड होती है बस बार में, उस बस बार पे आकर के कलेक्ट होती है पावर। उसके बाद से यहाँ पे अभी हम देखेंगे, यहाँ पे सारे रिले लगे रहते हैं, जो कि न्यूमेरिकल रिले लगे हुए हैं एबीबी के, RF 615, ऐसे ही अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रिले लगे हुए हैं, जो कि इसका काम क्या होता है, कुछ अंडर वोल्टेज, कुछ ओवर वोल्टेज, कुछ ग्राउंड फॉल्ट या फिर कुछ फॉल्ट हमारा आता है, तो उसको ये प्रोटेक्ट करती है और सर्किट को हमारी डिस्कनेक्ट कर देती है, सर्किट को हमारी ट्रिप कर देती है, ताकि हमारी सारी सिस्टम हेल्थी रहे, कुछ इशू ना आए, कुछ मेजर प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए अभी आप लोग को दिख रहा होगा सारे पैनल है, जो कि अभी ये वाला पैनल हमारा रैकआउट है, अंडर ब्रेकडाउन में हमारी है, जो कि ऑक्सिलरी टाइफो 2 हमारा ब्रेकडाउन में है, तो इसको हम आइसोलेट अभी कर रखे हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लोटो लगा रखे हैं हमने, लोटो यहाँ पे दिख रहा होगा, सारा लोटो लगा करके हम इसको आइसोलेट कर रखे, ताकि इसको कोई अनऑथराइज पर्सन इसको ऑपरेट ना करे, ताकि हमारी सिस्टम में कुछ दिक्कत ना आए इसके लिए। और बाकी सारी चीजें अभी एनर्जाइज है, और यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी को हम पावर ट्रैफो को भेजेंगे, क्योंकि हमारा इनकमर ट्रांसफार्मर के थ्रू ही हमारी यहाँ से पावर ट्रैफो के एलवी साइड में पावर हमारी जाती है। वहां से पावर ट्रैफो क्या करता है उसको हम देखेंगे आगे के वीडियो में। अभी आप लोग को पीछे दिख रहा होगा कैपेसिटर, जो कि हमारा कैपेसिटर 2 यूनिट लगे हुए कंटेनर में। नए प्लांटों में कैपेसिटर यूज हो रहे हैं। अभी कैपेसिटर क्यों यूज होते हैं, क्योंकि पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए। और पावर फैक्टर मेंटेन कैपेसिटर कैसे करता है और पावर फैक्टर क्या होता है उसको हम समझेंगे। जब हमारी सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ चलते हैं तो रेजिस्टेंस होता है केबल में, तो रेजिस्टेंस की वजह से तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। लेकिन जैसे ही इनके इंडक्टिव लोड आते हैं, इंडक्टिव लोड आने के बाद वहां पे क्या होता है, जो हमारा करंट होता है वो वोल्टेज से लैग करने लगता है, यानी करंट जो हमारा होता है वो वोल्टेज से पीछे हो जाता है। उसके बाद से इसको मेंटेन करने के लिए, इसको इक्वल चलाने के लिए हम कैपेसिटर यूज करते हैं, जो कि कैपेसिटर सर्किट में जैसे ही आता है तो ये दोनों वैसे ही इक्वल हो जाते हैं। और इसी चीज को लैग और लीड होने का ही पावर फैक्टर बोलते हैं। अगर लैग होगा तब भी हमारा पावर फैक्टर डिस्टर्ब हो जाएगा, लीड करेगा तब भी पावर फैक्टर हमारा डिस्टर्ब हो गया। इसको पावर फैक्टर को हम प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए ही हम कैपेसिटर को यूज करते हैं। कैपेसिटर का यही काम होता है कि पावर फैक्टर को अच्छी तरीके से मेंटेन रखता है, जिससे हमारा करंट और वोल्टेज दोनों इक्वल एक साथ ट्रेवल कर सके। इसका ये काम होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस और रोल प्ले करता है सर्किट में, इसका होना बहुत, क्योंकि ये काफी इसमें पैसे भी कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं। अगर इसको हम ना मेंटेन करें तो जो कि हमें बहुत ही पेनाल्टी देना पड़ सकता है, रिएक्टिव पावर हमारा बहुत ही हाई हो जाएगा। रिएक्टिव पावर हाई होने की वजह से हमारा जो पेनाल्टी है वो बहुत हाई लेवल पे हो सकता है, वो हमें करोड़ों की पेनाल्टी आती है एक साथ। तो इस चीज को भी हमें मेंटेन करना है। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी का ये रूल और रेगुलेशन है कि इसको हमें मेंटेन करके चलना है, कंप्लायंसेस जो होते हैं इसको फिल करके ही चलना है, ये चीजें होता है। अभी हम देखेंगे कि हमारी जो पावर है वो कैसे स्टेप अप हो रही है। ऐसे ही एज इट इज जो हमारा एक एसवीजी यूज होता है, जो कि इसका भी सेम यही काम होता है कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, पावर फैक्टर उसको मेंटेन रखना, ट्रांसमिशन लाइन है उसको स्टेबल बना के रखना, ट्रिपिंग वगैरह कुछ ना इतना आना, और वोल्टेज वगैरह जो हमारे है उसको प्रॉपर स्टेबल बना के रखना, फ्रीक्वेंसी को मेंटेन रखना। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें कि हम अभी सऊदी अरबिया में हैं, तो यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो हमारी 60 हर्ट्ज होती है, जो कि इंडिया में हमारा 50 हर्ट्ज होती है। लेकिन इंटरनेशनल में जैसे ही हम जाएंगे तो बहुत सारी कंट्री का जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो 60 हर्ट्ज होती है। तो 60 हर्ट्ज मीन एक सेकंड में 60 बार हमारा फ्लक्चुएशन होता है। ग्राफ जो हमारा होता है ना, एसी ग्राफ, जो कि 50 बार नीचे आता था इंडिया में, 50 बार ऊपर जाता था एक सेकंड में, तो यहाँ पे 60 बार ऊपर जाएगा, 60 बार नीचे जाएगा, यानी 60 बार उसके
मैग्नीट्यूड चेंज होते रहते हैं आपस में, ऐसा होता है। अभी हम देखेंगे एक बार जो हमारी पावर है वो कैसे स्टेप अप हो करके नेशनल ग्रिड को आगे डिलीवर्ड हो रही है, नेशनल ग्रिड को आगे कैसे हम भेज रहे हैं। सबसे पहले तो हमारी जो ट्रांसफार्मर है उसकी एलबी साइड में जो कि आपको दिख रही होगी, इसके एलबी साइड में 33 kV आ रहा है जो कि स्विच गियर रूम से हमारे इंकमर से, इंकमर 1 का ये सेक्शन लाइन है, इंकमर 2 का इसके साइड में है, जो कि अभी आपको वार सेक्शन है, सेपरेटर है, उससे वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा। और इसको क्या करता है हमारा पावर ट्रांसफार्मर, इसको स्टेप अप करता है, यानी 33 kV को स्टेप अप करके 132 kV में कन्वर्ट करता है। 132 kV में कन्वर्ट करने के बाद हमारे सीटी को आता है, सीटी क्यू आने के बाद हमारे SF6 ब्रेकर है जो कि ब्रेकर का काम करता है। SF6 गैस उसमें होता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस होता है। उसके बाद से हमारा इधर फिर सीटी आ जाता है, फिर सीटी आने के बाद हमारा आइसोलेटर होता है जो कि हमारा 1250 एम्पियर का आइसोलेटर है। आइसोलेटर के बाद हमारा फिर से यहाँ पे CVT आ जाता है, कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर। उसके बाद से हमारा LA आ जाता है, लाइटनिंग अरेस्टर, कुछ अब नॉर्मल वोल्टेज कुछ लाइटनिंग होता है तो उसको ग्राउंडिंग कर देगा। उसके बाद से हमारा ये लास्ट जो सेक्शन है वहां से हमारी जो लाइन है ना वो अंडरग्राउंड केबल के थ्रू नेशनल ग्रिड को चली जा रही है, जो कि यहाँ से नेशनल ग्रिड की हमारी जो डिस्टेंस है वो लगभग 100 मीटर है, ओनली 100 मीटर पास में ही है। तो यहाँ से अंडरग्राउंड केबल के थ्रू हमारी ये नेशनल ग्रिड को चली जा रही है, यानी नेशनल ग्रिड को हम पावर को ट्रांसफर कर दे रहे हैं, ट्रांसमिट कर दे रहे हैं। अभी वहां से नेशनल ग्रिड क्या करती है, पावर को स्टेप अप करती है, स्टेप अप करके अपने टावर के थ्रू उसको आगे भेजती है। आगे जो सब स्टेशन है उसको स्टेप डाउन करते हैं, स्टेप डाउन करने के बाद कमर्शियल को या फिर रूरल एरिया को या फिर इंडस्ट्रियल एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो कि हमारा 220 kV से उसको स्टेप डाउन करके 33 kV में, 11 kV में जरूरत पड़ता है तो 400 वोल्ट में भी उसको स्टेप डाउन करके गांव को या शहर को पावर को पहुंचाते हैं, ताकि हमारी सारी चीज़ें अभी रन हो सकती है, सारी चीज़ें हमारी चलती है उसी बेसिस पे। तो ये रहा पूरा हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने का प्रोसेस, जो कि हम जीरो से लेकर के और ट्रांसमिट होने तक का, घर तक बिजली पहुंचने तक की सारी चीज़ों को हम बताए हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर अपना राय दें कि उसमें हमें क्या इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।